बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा रोल ऑफ पैथोलॉजी पर बहस हो रही है और इसकी 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं। पैथोलॉजी की डेफिनेशन को मैंने कल डिस्कस किया था। पैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स with subject. That subject study the diseases in a systemic way and considers all aspects of the disease. All aspects of the disease. डिजीज के तमाम एस्पेक्ट्स को, किसी भी बीमारी के तमाम एस्पेक्ट्स को पैथोलॉजी स्टडी करती है। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? उनमें पहला एस्पेक्ट था काज। सबसे पहले हमें उस डिजीज के ओरिजिन यानी काज का पता होना चाहिए। फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, जिसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी, उस डिजीज का कोर्स क्या है, कोर्स ऑफ द डिजीज, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसने बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस पैदा कर दी हैं और उस पैथोलॉजी के नतीजे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स, जिसको क्लिनिकल पिक्चर भी कहा जाता है, कि काज, पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल पिक्चर या साइन एंड सिम्टम। इसके बाद चौथा एस्पेक्ट होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डायग्नोसिस फिर हम उसकी करेंगे डायग्नोसिस। जैसे कल मैंने अर्ज किया था कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिर उसके हम लैब डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसके प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस को मतलब ये होता है कि आया ये डिजीज क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है, किस स्टेज पे है, इसमें कितनी अच्छी हमें जो है ना वो रिलीफ मिल सकता है, पुअर प्रोग्नोसिस में जाएगी, गुड प्रोग्नोसिस में जाएगी। ये तमाम चीजें हमें उस डिजीज के बारे में पता होनी चाहिए। और फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिसमें ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी शामिल है, न्यूट्रिशन भी शामिल है, उसका परहेज भी शामिल है, उसको किस किस्म का जो है ना एनवायरनमेंट चाहिए वो हमने उसको एडवाइस करना है। ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाएंगी कि हमें उसकी उस बीमारी को क्योर करने के लिए, पेशेंट को रिलीफ देने के लिए क्या मैनेजमेंट करनी है। इसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है, हमारी मेडिसिन भी शामिल है। इसके साथ हमें पता होना चाहिए उसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स, किन किन चीजों से वो बीमारी मजीद बढ़ सकती है। रिस्क फैक्टर्स, किन किन अवामिल से, किन किन फैक्टर्स से वो बीमारी मजीद बढ़ सकती है। जैसे लंग्स की इन्फेक्शन है, लंग्स की मैलिग्नेंसी है, कोई लंग्स का इशू है, तो वो स्मोकिंग करने से मजीद बढ़ जाएगा। अगर कोई स्टोमिक का इशू है तो वो हो सकता है स्पाइसेस फूड खाने से मजीद बढ़ जाएगा। अगर कोई लिवर का इशू है तो वो अल्कोहल से मजीद बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। या एज रिस्क फैक्टर है, या उसकी और कोई क्रॉनिक डिजीज बॉडी में चढ़ रही है, वो उसके लिए भी रिस्क फैक्टर साबित हो सकती है। हमें तमाम रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। एंड कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये क्योर ना हुआ तो इससे बॉडी को और क्या क्या नुकसान हो सकता है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। अब हमने ये देखना है कि इसका कितना रोल है होम्योपैथी में। पहली बात, होम्योपैथिक में हम तकरीबन मेडिसिन काज की बुनियाद पर देते हैं। काज की बुनियाद पर, साइन एंड सिम्टम्स की बुनियाद पर, ये दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई। डायग्नोसिस,
देखिए हमारे पास आने वाला मरीज खुद कहता है जी मुझे हेपेटाइटिस सी है, मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो वो तो खुद डिजीजेस का नाम ले रहा है, तो हमें ही पता होना चाहिए कि इसकी डायग्नोसिस क्या है और पेशेंट को हमने किस हद तक इसकी उम्मीद दिलानी है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस फिर उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसके साथ साथ उसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं या उससे जो जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं उन तमाम के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। अब एक मुख्तसर सी बात कि एक होम्योपैथ को पैथोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्प करती है, कहाँ कहाँ पैथोलॉजी हेल्प करेगी। पहली बात, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उस वक्त हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट एक्यूट में है, सब एक्यूट में है, क्रॉनिक में है। हमारा पेशेंट एक्यूट में है, सब एक्यूट में है या क्रॉनिक में है। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ये चीज हमें पैथोलॉजी बताती है। पैथोलॉजी क्या बताते हैं ना, जैसे एक विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 2 to 3 days, उस केस को हम लेते हैं एक्यूट। एक्यूट अगर वो हफ्तों और महीनों तक मुहीत हो गई डिजीज, यानी पेशेंट आके कहते हैं जी 4 हफ्तों से है, 2 महीनों से है, 4 महीनों से है, तो वो फिर हमारी चली जाती है सब एक्यूट। अगर वो महीनों बल्कि सालों तक महदूद है, पेशेंट कहते हैं कि मैं तो, मुझे तो 3 साल से डायबिटीज मेलिटस है, मुझे तो 4 साल से कैंसर है, मुझे तो 5 साल से हेपेटाइटिस है, दैट इज क्रॉनिक। दैट इज क्रॉनिक। पहले तो एज ए होम्यो फिजिशियन मुझे इन 3 स्टेजेस को डिफ्रेंशिएट करना आता हो पैथोलॉजिकली कि मेरा पेशेंट एक्यूट में है, सब एक्यूट में है, क्रॉनिक में है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन के बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा। फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पेशेंट में कौन सी चेंजेस आ रही हैं, कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ये बड़ी अहम चीज है। एलोपैथिक में 2 चेंजेस होती हैं, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज विच इज आल्सो कॉल्ड एनाटॉमिकल चेंज, और एक को कहते हैं फंक्शनल चेंज जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज, एक को कहते हैं डायनामिक चेंज। ये होम्योपैथी होम्योपैथी मैंने वाइटल फोर्स में भी, अगर आप लोगों ने मेरी वो लेक्चर सुना है, मैंने वाइटल फोर्स में भी कहा था कि होम्योपैथ एक स्टेप आगे जाता है, बिकॉज होम्योपैथ इज नॉट अ साइंस बट इट इज अल्ट्रा मॉडर्न साइंस। इट इज अल्ट्रा मॉडर्न साइंस। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज, फंक्शनल चेंज, इसको एलोपैथिक साइंस भी एडमिट करती है। हम कहते हैं कि एक डायनामिक चेंज होती है, डायनामिक प्लेन पे चेंज होती है। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चेंजेस हैं क्या। डायनामिक चेंज आपकी वो होती है कि जिसमें कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। मसलन उस मरीज का आप कोई लैब टेस्ट करवाएंगे या कोई अल्ट्रासाउंड इमेजेस करवाएंगे तो शायद वो नॉर्मल हो। ये हमें वहां पे मिलती है जहां हम कहते हैं यार टेस्ट तो मरीज के सारे नॉर्मल हैं। जहां पर एक एलोपैथिक डॉक्टर जी कहते हैं कि आपके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, तो मेरे ख्याल में किसी साइकोलॉजिस्ट को आप चेक करवाएं, साइकेट्रिस्ट को। होम्योपैथी कहती है नहीं, एक्चुअली वहीं पर डायनामिक चेंज है जो पहली चेंज है। अच्छा, जिसमें अक्सर हम एकोनाइट को रिकमेंड करते हैं या किसी और जिसको आप कहते हैं सुपरफिशियल मेडिसिन को। मसलन एक बंदा आपको आके कहता है जी डॉक्टर साहब मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि रात को 7-8 घंटों की बजाय मुझे 5-6 घंटे नींद आती है, यानी 1-2 घंटे मेरी नींद कम हो रही है। जो डायनेमिक चेंज होती इतनी माइनर चेंज है कि इसको बहुत ही सेंसिटिव मरीज फील करते हैं और इसके लिए क्लिनिक पे आते हैं। डायनामिक चेंज पे आपके पास बहुत कम पेशेंट आते हैं लेकिन कम आते हैं, सेंसिटिव किस्म के। अक्सर लोग कहते हैं ये खुद बहुत ठीक हो जाएंगे,
मसलन उस मरीज ने कहा कि मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि मुझे 8 घंटों की बजाय 7 घंटों की बजाय 5 घंटे नींद आती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डायनामिक प्लेन पे चेंज है। और उधर से आपकी जो स्टेज बनेगी वो बनेगी अक्यूट, बल्कि वेरी वेरी एक्यूट जिसे हम कहते हैं वेरी एक्यूट। इसमें अमूमन हमें मुख्तसर सी मेडिसिन दे के, हाई पोटेंसी में मुख्तसर मेडिसिन दे के हम उसे फारिग कर सकते हैं। मसलन 1 mg की कोई CM की 2-4 डोजेस दे के हम कहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी नींद ठीक हो जाएगी उसके सिम्टम्स के मुताबिक। अब इसमें मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये आप 4 साल दवाई खाएंगे तो फिर आपका जो प्रॉब्लम ठीक होगा। वो कहते हैं मसला सिर्फ इतना है कि 7 घंटों की बजाय मुझे 6 घंटे नींद आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंट्रोल ना हो या यहाँ पर क्योर ना हो, तो अब मेडिकल साइंस कहती है कि वो फंक्शनल चेंज में चला जाएगा, फंक्शनल चेंज में चला जाएगा। अब फंक्शनल चेंज में ये है कि हो सकता है कि उसको अब सर दर्द होता हो सकता है कि उसको चक्कर, कभी कभी वो कहते हैं मुझे चक्कर आते हैं, कभी कभी मुझे सर दर्द होता है। अब कभी कभी इस प्रॉब्लम की वजह से मैं दफ्तर से, कॉलेज से, स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, फिर मुझे सुबह चक्कर आते हैं, मेरा सर दर्द करता है। तो अब वो फंक्शनल चेंज में चला गया, ऐसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज। उधर से बीमारी सब अक्यूट में चली जाएगी, सब अक्यूट में, फंक्शनल चेंज सब अक्यूट में। इस स्टेज पे हम जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक पुड़िया ले ले और आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि महीनों की बीमारी है। हमें मीडियम पोटेंसी पे आना पड़ेगा और उसको एक लंबे अरसे के लिए मेडिसिन देंगे, जैसे 200 है, 30 है। मीडियम पोटेंसी पे आके उसको प्रोलॉन्ग चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाई पोटेंसी को प्रोलॉन्ग नहीं चला सकता। मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि आप CM की डोज रोजाना लें और 3 महीने लें, तो पार्टी की ओवर डोज हो जाएगी ना। तो अब मैं मीडियम पोटेंसी पे आऊंगा क्योंकि पैथोलॉजी ने मुझे बता दिया कि देयर इज फंक्शनल चेंज एंड द सब अक्यूट स्टेज। यहां पर आ जाएगी हाई, मीडियम। अगर इस स्टेज पर भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती और उसको इस कैफियत में 6 महीने, 7 महीने, साल गुजर जाता है, अब साल के बाद हम उसका MRI कराएं, CT स्कैन कराएं, तो पता चले जी वहां पर पिट्यूटरी ट्यूमर बना हुआ है। ट्यूमर डिजीज इस तरीके से प्रोग्रेस करती है ना। बात शुरू हुई थी 1 घंटे की नींद से, साल बाद जब आपने इमेजेस कराया, जब आपने उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI में आप गए, तो वहां पता चला कि वो तो स्ट्रक्चरल चेंज आ चुकी है, इनाटॉमिकल चेंज आ चुकी है। इनाटॉमिकल चेंज है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ एक ट्यूमर बना हुआ है, इनाटॉमी चेंज हो गई। इसको फिर वो हम कहेंगे क्रॉनिक स्टेज में चला गया। अब वो एक एक 1 mg की डोज से ट्यूमर डिजॉल्व नहीं होगा, उसको हमने लो पोटेंसीज पे रखना है और फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए हम कहें जी कम से कम आपको शायद 6 महीने, साल मेडिसिन खानी पड़ जाएगी, मदर टिंचर भी देने पड़ेंगे, फिजियोलॉजी का डोजेस का भी सहारा लेना पड़ेगा, मीडियम पोटेंसी का भी लेना पड़ेगा, लेकिन उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी क्योंकि वो क्रॉनिक स्टेज में है, उसके अंदर इनाटॉमिकल चेंज आ चुकी है। और यहाँ पर पैथोलॉजी और लैब मेरी कैसे हेल्प करेंगे कि पहले जब मैं MRI कराऊंगा उसका, तो उस MRI में उस पिट्यूटरी ट्यूमर का साइज आ जाता है, उस पिट्यूटरी ट्यूमर का साइज मेरे पास आ जाएगा ना। अक्सर आपने MRI देखे होंगे, वहां लिखा होता है मसलन 3.5 इंटू 4.5 इंटू 2.5, ब्रैकेट में लिखा होता है AP इंटू T इंटू CC। अक्सर MRI CT स्कैन में ये लिखा होता है। AP का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, वो ट्यूमर फ्रंट और बैक से उसकी कितनी वो है लेंथ है। ट्रांसवर्स उसकी मोटाई कितनी है, जैसे हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं वॉल्यूम में या किसी चीज की पैमाइश करने में। CC क्रेनियल कॉर्डल, क्रेनियल कहते हैं सर को, कॉर्डल कहते हैं पांव को। वो ट्यूमर यानी ये ट्यूमर
8AP सामने और पीछे से कितने साइज का है, ट्रांसवर्स इसका कितना साइज है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, और इसको कहते हैं क्रेनियल कॉर्डल। ये क्रेनियल कॉर्डल एक जो है, एक होता है ये इसका जो है ना वो सामने और बैक, अब वो मैं यहाँ बना नहीं सकता, सामने और बैक से वो उसकी कितनी वो पैमाइश आ रही है, उसको कहते हैं एपी, इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स क्रेनियल कॉर्डल, क्रेनियल कॉर्डल। अब मैंने यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, मेडिसिन देना शुरू कर दी, 2 महीने। अच्छा, इमेजेस जल्दी जल्दी रिपीट नहीं कराए जाते। अब ये नहीं कि मैं हर हफ्ते उसका MRI कराऊंगा, वो तो खर्चा ही खर्चा है। कम से कम 6 माह बाद या 4 माह बाद मुझे उसका दोबारा MRI कराना पड़ेगा। 4 माह, 5 माह, 6 माह तक मेडिसिन खाने के बाद मैं उसको दोबारा इमेज कराऊंगा, तो पैथोलॉजी मुझे बताएगी, पैथोलॉजी मुझे बताएगी कि पहले ट्यूमर का साइज ये था, अब आपकी मेडिसिन से ये हो गया है, इट मीन्स कि ट्यूमर का साइज सुकड़ गया, श्रिंक हो गया है। दिस इज कॉल्ड गुड प्रोग्नोसिस। पेशेंट बेशक कहता रहे कि मुझे फर्क इतना नहीं है या ये है, ठीक है, हो सकता है कुछ मरीज बहादुर होते हैं, वो ठीक नहीं होते, लेकिन वो आपको कहते हैं जी मैं काफी ठीक हूँ। कुछ बोझदिल होते हैं, ठीक होने के बावजूद भी कहते हैं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने परेशान नहीं होना, आपने पैथोलॉजी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इमेजेस से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर उसका ट्यूमर साइज कम हुआ है, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू द राइट, योर प्रेस्क्रिप्शन इज गोइंग राइट। इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन राइट जा रही है, आपने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी सही डायरेक्शन में की है, क्योंकि ट्यूमर का साइज श्रिंक होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से एक टीबी का पेशेंट है, टीबी का उसका तो और आसान टेस्ट होता है ना, जो आप हर हफ्ते भी करा सकते हैं, आप 15 दिन के बाद रिपीट करवाएं। ESR, इसको कहते हैं ESR। ESR आपने अक्सर सुना होगा, एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट। आपने जब टीबी पेशेंट का इलाज स्टार्ट किया, टीबी के पेशेंट का जब आपने इलाज स्टार्ट किया, ज़ाहिर है वो तो आप होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच पे करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, उसका काज, उसकी पैथोलॉजी, उसकी डायग्नोसिस, उसका साइन एंड सिम्टम्स, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी मोडेलिटीज, उसकी कंकोमिटेंट सिम्टम्स, ठीक है जी। अब आपने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। 15 उस वक्त उसका ESR था 60 mm/h। 15 दिन के बाद आपने दोबारा ESR रिपीट कराया, 15 दिन के बाद मरीज आपके पास आया, हो सकता है मरीज के जी डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा आपकी दवाई से, आप परेशान नहीं होना, आपने सोचा ESR करा के लिए। अगर वो ESR करा के लाता है तो वो अगर आ जाता है 40, इट मीन्स यू आर गोइंग टू द गुड प्रोग्रेसिस। आपने प्रिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए गोलियों के कलर चेंज कर दें, ठीक है ना, वो कर सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ठीक है। पैथोलॉजी आपको बता रही है कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि जब भी टीबी कंट्रोल होगी, देखिए जैसे भी कंट्रोल होगी, ट्यूबरकुलोनियम से होगी, बेसिलिनियम से होगी, जिससे भी होगी, तो ESR तो नॉर्मल होना चाहिए ना, तभी जाकर वो पेशेंट नॉर्मल होगा, ये तो नेचर है। अगर वो 15 दिन के बाद उसका ESR हो जाता है 70, हो सकता है पेशेंट आपका दिल रखने के लिए आपको कहे जी डॉक्टर साहब कुछ फर्क तो पड़ा है, कुछ फर्क तो पड़ा है। आपने फिर भी 15 दिन बाद ESR रिपीट करवाना है। अगर ESR 70 आ रहा है, पेशेंट को ना कहें, लेकिन आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पे नजरसानी करें। जब हम स्टूडेंट थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है ना, नुस्खा सानी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा सानी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो एक फिजिशियन को पता हो जाना चाहिए कि नहीं, बीमारी बढ़ रही है, वी आर गोइंग टू द पुअर प्रोग्नोसिस, मेरी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इज रॉन्ग, मेरी डायरेक्शन रॉन्ग है।
आप फौरी तौर पर उसकी नई हिस्ट्री लेकर अपने प्रिस्क्रिप्शन को रिवाइज करें, क्योंकि बीमारी आपके हाथ से निकलती जा रही है, ये आपको पैथोलॉजी बता रही है। हजार एग्जाम्पल हैं, अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज चूँकि आखिरी एपिसोड थी, वैसे तो रोल ऑफ पैथोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो कितनी कितनी एपिसोड हो सकती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि 3 एपिसोड्स में इसको वाइंड अप करने की। तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह मेरी होम्योपैथिक बरादरी के लिए सूदमंद साबित होगा कि एक पैथोलॉजी देखें, जब हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट रखा गया है तो वैसे तो नहीं रखा गया। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट को समझे बगैर डॉक्टर नहीं कहलवा सकता। लफ्ज डॉक्टर के लिए जरूरी है। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पर अबूर हासिल ना हो तो इतनी आनी चाहिए जितने से हमारा काम चल सके। तो ये था रोल ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, इन होम्योपैथिक रिवाइज प्रिस्क्रिप्शन। तो इससे हम हेल्प लेकर अपनी फिलॉसफी के मुताबिक हम मेडिकेशन करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब्जेक्ट खुद कहता है कि आप काज तक पहुंचें, आप चेंजेस को पढ़ें, आप उस बॉडी की मैनिफेस्टेशन को समझें, साइन एंड सिम्टम्स, आप फिर उसकी डायग्नोसिस तक पहुंचें, फिर आप उसके प्रोग्नोसिस को ध्यान में रखें, फिर आप उसके रिस्क फैक्टर को देखें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को देखें, फिर आप मैनेजमेंट करें कि आपने क्या करना है। थैंक यू, अस्सलाम, इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।